हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग। ये है कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 27, जिसके अंदर 407 टू 434 तक हमें सेक्शंस मिलेंगे। लेकिन सीए के सिलेबस में 408 से लेकर के 419 तक के सेक्शंस को हटा दिया गया है, तो इसलिए हमें 407 फिर 420 और उसके बाद 434 तक के सेक्शंस हमें यहाँ पर कवर करने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले 407 में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ डेफिनेशन पार्ट्स गिवन है। इन डेफिनेशन पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसका एक बेसिक मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले चेयरपर्सन, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो हेड होते हैं उसे हम चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एनसीएलटी के अंदर भी एक हेड होगा जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे। और एनसीएलटी हो या एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, दोनों के अंदर कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिन्हें लॉ को इंटरप्रेट करने की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और टेक्निकल मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, चाहे वो अकाउंट हो चाहे वो फाइनेंस हो। तो एनसीएलटी हो या एनसीएलएटी हो, दोनों के ही अंदर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। इन्हीं को हम लोग मेंबर्स के नाम से जानते हैं। सो अंदर की डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल आपके लिए एक चेयरपर्सन टर्मिनोलॉजी है और एक प्रेसिडेंट टर्मिनोलॉजी है। चेयरपर्सन क्या होता है? एपेलेट ट्रिब्यूनल को जो हेड करता है वो चेयरपर्सन होता है, एनसीएलटी को जो हेड करता है वो प्रेसिडेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 420 क्या कहता है? ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। मान लेते हैं दो पार्टीज अपने झगड़ों को लेकर के ट्रिब्यूनल के पास पहुंची। ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी को ही हम शॉर्ट में ट्रिब्यूनल भी कह सकते हैं, एनसीएलटी भी कह सकते हैं, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो शॉर्ट में इसको ट्रिब्यूनल बोला जाएगा। ट्रिब्यूनल अगर मैं कहता हूं तो ट्रिब्यूनल का मतलब ये जो येलो से हाईलाइटेड है, ठीक है। और एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए बार बार एपेलेट ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अब देखो ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा भी ट्रिब्यूनल को ठीक लगे वो उस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है। मान लो ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास किया, लेकिन उस ऑर्डर में ट्रिब्यूनल को कोई गलती दिख गई। से फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल पेनल्टी लगाना चाहता था, पेनल्टी का ऑर्डर पास करना चाहता है 50,000 रुपये का, लेकिन बाई मिस्टेक क्लरिकल मिस्टेक हो गई और वो 50,000 की जगह 5 लाख का अमाउंट हो गया। क्या ट्रिब्यूनल इस तरह की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। अब ये मिस्टेक या तो ट्रिब्यूनल को खुद से पता लग जाएगी, सुमोटो बेसिस में वो चेंज कर ले फिर, या फिर पार्टीज टू द जो भी पार्टीज हैं, है ना। जैसे मान लो डायरेक्टर और मेंबर के बीच में झगड़ा हो रहा था। अब मेंबर के ऊपर पेनल्टी लगी है या डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगी है, लेकिन डायरेक्टर को पता है यार 50,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए थी, ये तो 5 लाख की लग गई। तो अब डायरेक्टर जो है ये मैटर को ट्रिब्यूनल के पास ले आएगा, ट्रिब्यूनल फिर इसे चेंज कर देगा। तो ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता है सुमोटो बेसिस पर, या फिर अगर उसको किसी ने नोटिस करवा दिया ये मैटर, ठीक है। कब चेंज कर देगा? 2 साल के अंदर अंदर वो चेंज कर सकता है। मतलब अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी अपने ऑर्डर में, बीइंग ए ट्रिब्यूनल, मैं ट्रिब्यूनल हूँ, मैंने कोई मिस्टेक करी, अब मेरे पास 2 साल का टाइम पीरियड है। इन 2 सालों के अंदर अगर मुझे कभी भी लगे कि ये बाई मिस्टेक ऑर्डर पास हो गया था, तो मैं इस ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड अगर इन 2 सालों में कभी भी अपील प्रेफर हो गई तो अब मैं अपने ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो पावर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास है। समझ आ गई बात? तो 420 ने क्या बोला कि आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। ऑर्डर आप जो भी पास करेंगे उसकी कॉपी आप कंसर्न पार्टीज को भेज दें, और यदि आपने ऑर्डर में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप सुमोटो बेसिस पर उसे चेंज कर सकते हैं, या किसी पार्टी के कहने पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने के लिए आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड होगा, लेकिन अगर अपील प्रेफर हो गई एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास तो अब आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। आते हैं अब सेक्शन नंबर 421 में। 421 में क्या कहता है? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया, एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब 421 में यही कहता है जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, मान लो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया डायरेक्टर के अगेंस्ट, डायरेक्टर को लगता है नहीं ट्रिब्यूनल ने ये गलत ऑर्डर पास किया है, मैं तो इसके अगेंस्ट अपील प्रेफर करना चाहता हूँ, तो एग्रीव्ड पार्टी अपील प्रेफर कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल को। ऑलराइट, वेयर एन ऑर्डर is made by the tribunal with the consent of the parties, no party shall have the right to prefer an appeal to the appellate tribunal। लेकिन अगर डायरेक्टर की सहमति से ही मैंने ऑर्डर पास किया था, तो भाई तुम्हारी कंसेंट थी उस ऑर्डर में, अब तुम क्यों अपील प्रेफर कर रहे हो? पहले तो तुमने खुद ही कंसेंट दी कि हाँ मुझे लगता है कि ये मिस्टेक मुझसे हुई है, आप 50,000 रुपये की पेनल्टी लगा दें, मैं इस पेनल्टी को पे करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने ये वाला ऑर्डर पास कर दिया, अब आप अपील प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
तो यही बात बोली गई है कि अगर पार्टीज ने अपनी कंसेंट दे दी थी ऑर्डर में तो ठीक है, अब आप उसके अगेंस्ट अपील, अब जो डायरेक्टर जो भी पार्टी है वो अपना अपील का राइट खो चुका है। ठीक हो गई बात। एवरी अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल shall be filed within 45 days from the date on which the copy of the order of the tribunal is made available to the aggrieved person। तो 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपील प्रेफर कर सकते हैं और 45 डेज का आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है, 45 डेज एक्सटेंशन ऑन दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार इसकी तबीयत खराब हो गई थी इस डायरेक्टर की, तो 45 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉर्मली जो है वो आप कब अपना देखो 421 में क्या कहता है, आप अपील प्रेफर कर देना 45 डेज के अंदर, और अगर ट्रिब्यूनल ने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने चाहा तो आपको 45 दिनों का और एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप अपील प्रेफर नहीं कर सकते अगर आपने अपनी कंसेंट दे दी थी। आई होप 421 भी क्लियर है। अब बारी आती है आपके पास अगले सेक्शन की। तो देखो 422 क्या कहता है, 422 कहता है कि जो ट्रिब्यूनल है और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ध्यान देना मेरा कर्सर किधर जाएगा, जो ट्रिब्यूनल है और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनके पास मैटर आया है उसको 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट अब किस केस में होगा, मैंने बताया था आपको, ये रहा प्रेसिडेंट, मैंने बोला था प्रेसिडेंट NCLT के केस में होता है और चेयरपर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में होता है। तो देखो क्या कह रहा है 422 में, कहता है वैसे तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास जो भी मैटर पहुंचा है वो 3 महीने के अंदर अंदर कोशिश करें कि उन मैटर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें, लेकिन आपको 3 महीने की और एक्सटेंशन मिल सकती है अगर प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द NCLT और चेयरपर्सन इन केस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर उन्हें ठीक लगता है तो ही। तो 422 में मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मैं जो मेन क्रक्स है वो ही केवल हाईलाइट करूं। तो 422 में क्या बोला है, 422 में बोला है कि ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी चाहिए कि उसके सामने जो भी मैटर आया उसको 3 महीनों के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करे। इसी तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीनों के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करे, लेकिन ये 3 महीने और एक्सटेंशन मिल सकता है आपको 3 महीने का, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी 3 महीने का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी 3 महीने का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन ये एक्सटेंशन देने से पहले प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन सेटिस्फाइड होने चाहिए। प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन को लगता है कि 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना चाहिए तो फिर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 423 की, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमने क्या देखा कि 420 में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, 421 में एग्रीव्ड पार्टी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रेफर कर दी 45 दिनों के अंदर। अब 422 में हमने देखा कि आप मैटर को डिस्पोज ऑफ करें मैक्सिमम 3 महीने के अंदर। जो भी, अब मान लो आप अग्रीव्ड पार्टी हैं और आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी सहमत नहीं हैं, तो अब आप जा सकते हैं 423 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास कब जाएंगे आप, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। कितने दिनों में जाएंगे, 60 डेज में जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो आपको 60 दिनों को और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, 423 में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी आप जा पाएंगे, 60 दिनों के अंदर जा पाएंगे। 60 दिन कहाँ से काउंट करोगे, जिस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की कॉपी आपको कम्युनिकेट हो गई थी। अगर आप 60 दिनों के अंदर नहीं जा पाते, आपकी तबीयत खराब थी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, कोई भी मैटर हो सकता है, तो आपको 60 दिनों का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो हमेशा मैटर तभी जाएगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है और हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ का ही मैटर जाए, ये जरूरी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन 423 तो यही कहता है कि जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी आप अपील प्रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब जब किसी मुद्दे को, जब किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, ठीक है, लॉ को इंटरप्रेट जहां पर करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। तो 423 सिंपल हो गया। अब बात करते हैं 424 की। 424 कहता है
कि जो ट्रिब्यूनल है और जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 424 में क्या कहता है, 424 कहता है, 424 क्या कहता है, ये तो नॉर्मल बात है, एनसीएलटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल एक्चुअल कोर्ट नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 424 के तहत मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल एक्चुअल कोर्ट नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इनको कोर्ट माना हुआ है, यानी कि ये क्वाज़ाई ट्रिब्यूनल हैं, क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी हैं, एक्चुअल में कोर्ट नहीं है, इनको मान लिया गया है। अब क्योंकि ये कोर्ट नहीं है तो इनके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोविजंस नहीं लगते। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर कुछ प्रोसीजर बताया गया है कि आप जो हियरिंग करोगे वो इस तरह से करोगे, इस तरह से नोटिस भेजना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ भी ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर नहीं लगेगा। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, 424 ने क्या बोला कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जो प्रोसीजर बताए गए हैं, ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल उन प्रोसीजर्स के लिए बाउंड नहीं है, पहली बात। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल भी फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ये तो आपको देना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं लगता ना, आपको देना है। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बेशक से आपके ऊपर नहीं लगता, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपके ऊपर लगता है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आपके ऊपर लगता है, ठीक है। आपका यानी कि ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल आपका अपना खुद का प्रोसीजर होगा। आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं हो तो आप अपना खुद का प्रोसीजर बनाओ, लेकिन जब भी आप अपना प्रोसीजर बनाओगे तो आप कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना और आप आईबीसी का ध्यान रखना। मतलब जैसे कि आपने आईबीसी के तहत देखा होगा कि आईबीसी में एक जगह में लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल 14 डेज के अंदर डिसाइड कर लेगा कि उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अब आप उस 14 डेज के प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते, ये बोलते हुए कि 424 ने तो आपको अपना प्रोसीजर बनाने की पावर दी है ट्रिब्यूनल को ना। तो इसीलिए बोला गया कि अपना प्रोसीजर तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना, दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट, और आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का भी ध्यान रखना। तो एक बार मैं 424 को फिर से रिपीट करता हूं। 424 कहता है कि ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा बताए गए प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से बाउंड है। और ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल अपना खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं, बट इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए और आईबीसी 2016 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। मतलब अगर ये एक्ट, कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन कोई पर्टिकुलर बात कहता है तो 424 उस बात को ओवरराइड नहीं कर सकता, 424 को वो बात माननी पड़ेगी। उसी तरह से आईबीसी में अगर कोई सेक्शन पर्टिकुलर बात को कहता है तो 424 का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल उस बात को ओवरराइड नहीं कर सकता। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखो 424 में हमने क्या पढ़ा था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं लगेगा, अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ पावर्स दी गई हैं, तो ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास वो पावर्स होंगी, ठीक है। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ पावर्स दी गई हैं, तो आप उन पावर्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 424 कहता है कि आपके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बाउंड नहीं है, यू आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ पावर्स ही दी गई हैं, तो अगर आपका मन करे तो उन पावर्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर्स हैं, अब जो ये मैं पावर्स बताऊंगा ये आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट हर एक एक्ट के अंदर इस तरह की पावर्स देखने को आपको मिलती हैं। तो इन पावर्स को आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहली पावर है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। समनिंग का मतलब होता है नोटिस भेजना, तो ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन को नोटिस भेज सकते हैं कि आओ भाई कोर्ट में प्रेजेंट हो। अब जब मैं कोर्ट बोल रहा हूँ तो आपको ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल ही माइंड में रखना है। तो कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए आप नोटिस दे सकते हैं किसी भी पार्टी को। एनफोर्सिंग देयर अटेंडेंस, एनफोर्सिंग का मतलब होता है उन्हें कंपेल करना। कैसे कंपेल कर सकते हो, आप जब नोटिस देंगे, आप जब समन देंगे, उस समन में लिख देना कि अगर आप इतने दिनों के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते
तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी एक्स्ट्रा। इस तरह से आप मजबूर कर सकते हैं उनकी अटेंडेंस के लिए कि वो कोर्ट में अटेंड हों। एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ का मतलब है कि आप कसम खा करके बताओ कि ये बात आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। अब ये कसम किस तरह से, मतलब वो जो पार्टी होगा वो पार्टी कुछ बात को कहेगा और जो इधर कोर्ट के अंदर जो भी उनके लोग होंगे वो उस बात को लिखेंगे, ठीक है, और बाद में उसको पढ़ करके सुनाएंगे और फिर उसके सिग्नेचर वहाँ पर करवाएंगे। इसी को हम कहते हैं एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जो डायरेक्टर है या ये जो कंपनी है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना चाहिए, तो वो डायरेक्टर को कह सकते हैं कि इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारे सामने प्रेजेंट करो। यानी कि ये पावर भी ट्रिब्यूनल के पास होती है। या ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है, किसी भी इंस्पेक्टर को कह सकता है कि आप जाकर के इस कंपनी में जाकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करके लाओ, सर्च करो, ठीक है। तो इस तरह की भी पावर ट्रिब्यूनल के पास होती है या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होती है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एविडेंस ऑन एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एविडेंस ऑन एफिडेविट का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टर को बोला कि आप बताइए कि आप एफिडेविट में बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है। अब एफिडेविट में बताने का क्या मतलब होता है? मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरी बेसिक सैलरी इतनी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, इस तरह का मेरा रेम्यूनरेशन है, और ये मैं लिख दूंगा एज एन एफिडेविट और उसमें स्टैंप लगवा दूंगा। तो मतलब बीइंग एन एफिडेविट। अब एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसके जो भी बात मैंने उसमें लिखी हुई है वो सच लिखी है, ठीक है। अगर कल को ये बात गलत प्रूफ होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। इसको कहते हैं रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। नाउ रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। एनी ऑफिस जैसे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ आरओसी, एग्जांपल है आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो एनसीएलटी जो है या एनसीएलटी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है इस आरओसी को कि आपके पास जो भी इस कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं या जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमें कॉपी प्रोवाइड कर दो। ठीक हो गई बात। तो आरओसी एक एग्जांपल है, ठीक है। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और डॉक्यूमेंट। अब मान लो बहुत सारे विटनेसेस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रिब्यूनल के सामने, उनको अब एग्जामिन करना है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल एक कमीशन बना सकता है। कमीशन का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कमेटी बना सकता है। उस कमेटी का काम होगा, कमेटी में बोलूं तो एक टीम बना सकता है, ठीक है। अब मैं टीम वर्ड को और अच्छे से बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से बोलूं कमेटी, कमेटी को और अच्छे से बोलूं कमीशन। तो एक कमीशन वो बना सकता है। उस कमीशन का क्या काम होगा? उन गवाहों को एग्जामिन करना, उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी। मान लो कि ट्रिब्यूनल ने डायरेक्टर से या किसी भी पार्टी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी थी और वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोवाइड नहीं करी, तो ट्रिब्यूनल अपने से कुछ आइडिया लेकर के कुछ भी वो डिसीजन ले सकता है उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्स पार्टी डिसाइड कर लेना। एक्स पार्टी मतलब खुद से डिसाइड कर लेना, आपके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेटिंग असाइड, अब आप बोलोगे इस तरह की एजम्पशन, कुल मिलाकर के एक्स पार्टी का मतलब एक एजम्पशन ले लेना, क्योंकि मुझे आगे अपना प्रोसीडिंग चलानी है, तो अभी मैं इस एजम्पशन को लेकर के चल रहा हूँ। अब मान लो कल को मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी उस पार्टी ने, तो मैं क्या कर दूंगा? ये जो मैंने एजम्पशन के बेसिस पर अपना डिसीजन दिया था उस डिसीजन को मैं चेंज कर दूंगा। तो यही बात वगैरह है सेटिंग असाइड। सेटिंग असाइड मतलब कैंसिल कर देना। एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी, तो जो भी मैंने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था, डिसीजन पास किया था, उसको मैं सेटिंग असाइड कर दूंगा। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा कोई भी आप और मैटर जो भी आपको ठीक लगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज करके जरूर याद करना, क्योंकि हर एक एक्ट के अंदर आप देखेंगे इस तरह की बातें आती हैं। अब देखो, जैसे आपको पहले भी पता था कि ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल ये एक्चुअल कोर्ट नहीं है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं, यानी कि ये कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की तरह काम करती हैं। अब मान लो ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, डायरेक्टर उस ऑर्डर को मानने से मना कर रहा है। डायरेक्टर कह रहा है कि आप तो कोर्ट है ही नहीं, आपके ऑर्डर को मैं क्यों मानूं? तो 424 के अंदर इस बात को क्लियर कर दिया गया। अभी हम 424 ही पढ़ रहे हैं, तो 424 के अंदर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि देखो कि जो भी ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है ना, उसको इस तरह से हम इन्फोर्स करेंगे जैसे कि वो कोर्ट ने ही डिक्री पास करी हो, जैसे कि वो कोर्ट का ही ऑर्डर हो। डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। तो जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर इफेक्टिव होता है, उसी तरह से ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी इफेक्टिव माना जाएगा। ऑलराइट, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट
आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाओ। से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी को सीज करना है, किसी कंपनी की, मान लो किसी कंपनी के ऊपर, मान लो किसी डायरेक्टर के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि डायरेक्टर के ऊपर इतने की पेनल्टी है, अब उस डायरेक्टर ने वो पेनल्टी पे नहीं करी, तो अब हमें उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है। तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाने का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यही बात वो कह रहा है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर। मुझे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे उसके घर की प्रॉपर्टी को वहां से उठा करके लाना है, तो इसके लिए मैं कोर्ट को ऑर्डर कर सकता हूँ। कौन सी कोर्ट को ऑर्डर करूंगा? तो देखो कोर्ट की भी तो ज्यूरिसडिक्शन होगी, हाँ, तो मैं किस कोर्ट को बोल सकता हूँ? मैं उस कोर्ट को बोल सकता हूँ जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट होगी मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। या चलो कंपनी का केस नहीं है, कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर के केस में क्या होगा? जहाँ पर वो डायरेक्टर रिजाइड करता है, ठीक है, जहाँ पर वो डायरेक्टर रिजाइड करता है, रहता है, से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहता है डायरेक्टर, तो दिल्ली की जो कोर्ट होगी, दिल्ली की कोर्ट को मैं क्या बोल दूंगा कि इस मेरे इस ऑर्डर को प्लीज एग्जीक्यूट करवा दीजिए। क्लियर हो गई बात? ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो भी प्रोसीडिंग चलती है उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के काम में दखलंदाजी करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, इसी बात को और आगे 424 में भी बता दिया गया कि अगर आप ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के काम के ऊपर दखलंदाजी करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। समझ आ गई बात? एक बार मैं पढ़ देता हूं। द ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। अगर उनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोर्ट के जज के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। इसका मैं छोटे से एग्जांपल देता हूं। मान लो ट्रिब्यूनल के सामने दो जज अपने अपने क्लाइंट का वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केस लड़ रहे हैं। अब एक जज है वो ट्रिब्यूनल को हर बार चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल वहां पर, ट्रिब्यूनल को जो जज होगा वो, मैंने कुछ क्या बोला? मैंने जज बोला, मैं जज यहाँ पर नहीं बोलूंगा, जज तो भाई ट्रिब्यूनल को जो जज होगा वो तो एक ही होगा ना। यहाँ पर मान लो दो पार्टीज हैं, मान लो दो एडवोकेट्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे हैं। अब एक एडवोकेट जो है वो जज से चिल्ला चिल्ला करके बातें कर रहा है, तो उस एडवोकेट को हम लोग 7 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह के व्यवहार करते हैं तो जज के पास पावर है, ठीक है। तो जज मुझे बोलना था वहां पर, मैं जज बोलना था। अब आपको पूरा केस पता चल गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो केस लड़ता है वो एडवोकेट होंगे, ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स होंगे, वो केस लड़ रहे होंगे, जज तो सुन रहा होगा। जज के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो आपको 7 दिन के लिए जेल के अंदर डाला जा सकता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। 426 में आता है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो यस, ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास मान लो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब हर एक काम तो ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल खुद से नहीं देखेंगे ना। अब कोई आपको किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप अपने ही जो ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं? अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, जो काम डेलीगेट हो सकता है, और फिर उनको बोलोगे कि भाई हमें इस मैटर के ऊपर रिपोर्ट करना। तो सिंपल सी बात है 426 की कि ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं अपने ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर्स और एम्प्लॉय को, और उन्हें कह सकते हैं कि जब भी आप पूरी इंक्वायरी कर लेंगे तो उसके ऊपर रिपोर्ट हमें जमा कर देना। 427 कहता है कि मेंबर्स एटसेट्रा टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब है? देखो, पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कि भाई जो भी काम ट्रिब्यूनल, देखो जो कंपनी कह रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट मतलब एनसीएलटी के अंदर जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, मेंबर, सारे ही मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर हो, टेक्निकल मेंबर हो, सारे मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, या फिर कोई दूसरा एम्प्लॉई है ट्रिब्यूनल के, या फिर चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कहाँ का होगा? लॉजिकली चेयरपर्सन आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल का होगा। मेंबर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो दोनों की बात यहाँ पर कर दी उसने कि ट्रिब्यूनल के और एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर्स हैं, इन शॉर्ट में मेंबर्स नाम दे रहा हूँ, उनको हम क्या मानते हैं? उनको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 21 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी की धारा 21 के तहत
ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। अब क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं तो अगर आप उनके काम में दखलंदाजी करते हैं तो फिर वो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें सर्च एंड सीजर करना है, वो आपकी प्रीमाइसेस में एंटर हो रहे हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा उन्हें दिया गया है। ठीक है, वो अपने ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते कोई भी। ठीक है, तो 427 भी क्लियर है। कुछ वैसे ही आपका जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली हमने बात बोली थी। नाउ 428 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब मान लो ट्रिब्यूनल के किसी चेयरपर्सन ने कोई ऑर्डर पास किया, लेकिन वो ऑर्डर बाद में पता लगा कि ये तो गलत ऑर्डर पास हो गया, और इससे क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लो ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर दिया रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट। उससे क्या हुआ, मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ फैल गई और रिलायंस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सबको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि मार्केट गिर गई। अब रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो किसी कोर्ट में जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की शिकायत लगाने के लिए कि इन लोगों ने गलत अफवाह फैला दी थी, ऐसा तो कुछ कंपनी में गड़बड़ चली नहीं रही थी, लेकिन इन लोगों ने एक्शन ले लिया, उसकी न्यूज़ बन गई और एक नेगेटिव मार्केट न्यूज़ फैलने से हम लोगों को शेयर्स में नुकसान हो गया। तो आप जरूर इन चेयरपर्सन के अगेंस्ट एक्शन लो। क्या ऐसा एक्शन लिया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई चेयरपर्सन ने कौन से आपके अगेंस्ट जानबूझ करके काम किया, या ट्रिब्यूनल या प्रेसिडेंट ने कौन से आपके अगेंस्ट ये जानबूझ करके काम किया? तो वो तो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, वो तो भाई अपना काम कर रहे हैं वो तो, ठीक है। तो आप उनके अगेंस्ट इस तरह से एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ये बात प्रूफ कर दें कि नहीं ये तो भाई अपना बदला लेना चाहते थे हमसे, से फॉर एग्जांपल जो ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट है वो आपकी बिल्डिंग में ही रहता है, कल को मॉर्निंग वॉक आप कर रहे थे, आपस में आप दोनों की एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, अब वो जो प्रेसिडेंट है वो आपसे कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी के अगेंस्ट अलग अलग तरह के ऑर्डर पास करूंगा और आपसे मैं बदला लूंगा। अब ये जो डायरेक्टर है अगर ये कोर्ट में इस बात को प्रूफ कर दे कि देखो इस तरह से हम दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी और उस बात का बदला ये मेरी कंपनी के अगेंस्ट अलग अलग ऑर्डर पास करके ले रहा है, तो उस सिचुएशन में उस चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 428 यही मान करके चल रहा है कि ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो गुड फेथ में ले रहे हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो देखो यही बात वगैरह है। नो सूट और प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल और लिक्विडेटर। लिक्विडेटर भी तो अपॉइंट होता है ना, लिक्विडेटर भी तो अपॉइंट होता है, यस, लिक्विडेटर भी अपॉइंट होता है इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप। तो लिक्विडेटर कोई एक्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते। इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन और कैरी आउट of any act by it or him done in good faith even if any loss or damage caused to any person by such act। तो एग्जाम में आपसे इसी तरह से पूछ सकता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया था, क्या उस सिचुएशन में कंपनी के शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल या लिक्विडेटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? तो आपको 428 का हवाला देते हुए इन सभी बातों को अच्छे से लिखते हुए लिख देना है कि नहीं, 428 देख करके हमें साफ पता लगता है कि आप एक्शन नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस आप कॉन्ट्रेरी बात को प्रूफ कर दें। ऑलराइट, नाउ 429 क्या कहता है? 429 देखो क्या कहता है, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एटसेट्रा। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। कहता है कि ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल कोई एक्शन लेना चाहते हैं डायरेक्टर के अगेंस्ट। से फॉर एग्जांपल हम कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भड़का दिया कि देखो वहाँ से कुछ लोग आएंगे, वो इस मशीनरी वगैरह को उठा करके ले जाएंगे, आपका रोजगार छिन जाएगा, तो इसलिए आप क्या करना, यहाँ पर दंगे फसाद करना, जिससे क्या होगा, वो लोग अंदर ही ना आ पाए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो इसीलिए 429 ने बोला कि ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल अपने काम को अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सहारा ले सकते हैं। अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई देखो ये जो प्रेसिडेंट और ये चेयरपर्सन है ये इस तरह का ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो हमें इनकी हेल्प के लिए कुछ पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जांपल 4-5 पुलिस की फोर्स हम लोग भेज सकते हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, पुलिस के लोगों को भेज सकते हैं इन लोगों के साथ जो कि आराम से वो अपने काम को कर सकें। तो इसी थीम को समझते हुए आगे अगर आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या यहाँ पर कहना चाहता है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। 429 क्या कहता है कि ट्रिब्यूनल चाहता है, ट्रिब्यूनल इंटेंट्स टू टेक इनटू इट्स कस्टडी
और कंट्रोल द प्रॉपर्टीज बुक्स, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी या बुक्स को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसको? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। इसी को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? CMM, CJM और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब वो CMM, CJM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे? उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कलेक्ट कर लेंगे और इस ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर देंगे। तो 429 सिंपली क्या कहता है कि ट्रिब्यूनल अपनी कस्टडी में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहता है तो इसके लिए 429 उन्हें पावर देता है कि वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हैं CMM, CJM या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और फिर वो CMM, CJM और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कलेक्ट करेंगे और ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, नाउ 430 की बात करते हैं। 430 क्या कहता है? 430 सिंपल सी बात कहता है, देखो जब कंपनी से रिलेटेड मैटर्स के लिए हम लोगों ने एक अलग सी कोड बना दी है NCLT और NCLAT, तो क्यों आप किसी और कोर्ट के पास जाएंगे? आप किसी और कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास नहीं जा सकते आप। क्यों? क्योंकि 430 मना करता है। ऐसे में क्या होगा भाई? यहाँ पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी जा सकते हो, तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा NCLT बनाने का। तो इसलिए बोला गया कि अगर कोई मैटर ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन किसी मैटर के ऊपर, तो उस मैटर को आप रेफर नहीं कर सकते किसी दूसरी कोर्ट के पास। देखो क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन यानी कि 430 आर इंटेंडेड टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द मैटर्स। स्पीडी डिस्पोजल का मतलब कि अब अगर आप ट्रिब्यूनल के पास भी कोई मैटर भेजते हैं, साथ ही साथ आप किसी दूसरी कोर्ट के पास भी भेज देते हैं, तो कोई एक ऑर्डर पास कर रहा है, दूसरा कोई दूसरा ऑर्डर पास कर रहा है, या इधर आपने कोई एक्शन लिया, उधर कोर्ट ने कोई और एक्शन दे दिया, तो इससे क्या होगा? बहुत डिले हो जाएगा, अननेसेसरी डिले हो जाएगा। वो कोर्ट कुछ कह रही है, ट्रिब्यूनल कुछ कह रहा है, तो इसलिए बोल दिया गया कि ट्रिब्यूनल के पास ही आप जाओ, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ऑन द मैटर डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जिस मैटर के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया, क्षेत्राधिकार, तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का जिन मैटर्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है, उन मैटर्स को आप किसी दूसरी कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। तो देखो यही बात हो कह रहा है, नो कोर्ट, ठीक है, टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग और ग्रांट एनी इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉपेज ऑर्डर देना। ट्रिब्यूनल के पास कोई केस जा रखा है, तो डायरेक्टर किसी कोर्ट के पास जाकर के इंजंक्शन ऑर्डर नहीं ले सकता कि ट्रिब्यूनल को ये एक्शन लेने से रोक दो प्लीज, इस तरह से नहीं हो सकता। ना ही आप कोई सूट या प्रोसीडिंग किसी कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। तो 430 सिंपल सी बात कहता है कि जो भी मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है उसी चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। तो किसी भी कोर्ट के पास आप सूट या प्रोसीडिंग नहीं ले जा सकते, और इसी तरह से कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं कर सकती। ऐसा क्यों 430 ने करा? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर। ठीक है, ओके। नाउ 431 वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग। 431 क्या कहता है? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखता हूँ। मान लो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे। याद होगा अगर आपको यहाँ पे देखो मैंने बताया था, कुछ चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, टेक्निकल मेंबर होंगे। अब भाई टेक्निकल मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होगी। मान लो कि मेरी ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 431। तो मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ? मान लो ट्रिब्यूनल के अंदर जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए थे जिनको, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जब ऑर्डर पास होने के बाद पता लगा कि यहाँ पर मिस्टर ए को 15 साल का एक्सपीरियंस था ही नहीं, इन्हें तो केवल 5 साल का एक्सपीरियंस था। इन्होंने झूठे कागज बना करके 15 साल का एक्सपीरियंस शो कर रखा था। तो क्या वो जो ऑर्डर पास हुआ है, क्या वो इनवैलिड माना जाएगा या वैलिड माना जाएगा? तो यही बात 431 में बोली गई है कि नहीं, वो ऑर्डर आपका वैलिड माना जाएगा। अनटिल और अनलेस अगर आप ये बात प्रूफ कर दे कि इन लोगों ने मेरे मैटर को ठीक से नहीं सुना। भाई सुनवाई तो पूरी हुई ना, जिस तरह से प्रोसीडिंग चलनी चाहिए थी उसी तरह से प्रोसीडिंग चली है ना। ठीक है, माना कि एक बंदा डिस्क्वालिफाइड था, उसको नहीं उस कमीशन में होना चाहिए था, उस ट्रिब्यूनल में होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी था। अब मान लो कोई कल को ये बात प्रूफ हो गई कि जो हमारे देश के पीएम है, उनका जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे, जो भी आपके पीएम के जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में अगर ये बात प्रूफ हो गई कल को
कि जो आपकी वो ईवीएम मशीन थी वो हैक्ड थी, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि पीएम ने आज तक 5-6 साल में जो भी डिसीजन लिए उन सबको इनवैलिड कर दो। ऐसा थोड़ी होता है। वो पर्सन गलत हो सकता है लेकिन उस पर्सन की पोजीशन गलत नहीं हो सकती। तो उसी फैक्ट को हम 431 में रख रहे हैं कि ठीक है, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया तो उनकी क्वालिफिकेशन गलत हो सकती है लेकिन पोजीशन गलत नहीं है। उस पोजीशन में रहते हुए अगर उन लोगों ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी वैलिडिटी बरकरार रहेगी। ठीक हो गई बात? तो यही बात है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, केवल इस रीजन से, मेयरली क्योंकि वहां पर वैकेंसी हो गई थी। वैकेंसी मतलब आपके ट्रिब्यूनल के अंदर 5 मेंबर्स होने चाहिए थे, 1 मेंबर नहीं था, तो आपने ऑर्डर कैसे पास कर दिया? केवल इस रीजन से आप इनवैलिड ऑर्डर कर दोगे इसको? ना, नहीं कर सकते। या फिर डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही क्वालिफिकेशन नहीं थी, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, केवल 5 ही साल का एक्सपीरियंस था, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो आपको 431 में केवल ये बात याद रखनी है कि केवल वैकेंसी के कारण या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट के कारण ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किए गए कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग को आप इनवैलिड नहीं ठहरा सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 432 क्या कहता है कि मान लो कि ट्रिब्यूनल ने आपको बुलाया कि आप कोर्ट में आओ, कोर्ट यानी कि ट्रिब्यूनल के पास आओ या एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आओ, तो आप खुद भी जा सकते हैं, यानी कि अपीयर इन पर्सन आप खुद भी जा सकते हैं, या आप किसी दूसरे को ऑथराइज कर सकते हैं। अब ऑथराइज किसे कर सकते हैं? सीए को कर सकते हैं, सीएस को कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट को कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि जो आपके एडवोकेट्स वगैरह होते हैं उन्हें कर सकते हैं, या एनी अदर पर्सन यानी कि कोई एमबीए का बंदा हो या कोई सब्जी वाला हो, क्या उसे भी भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हो, क्योंकि 432 तो यही कह रहा है, एनी अदर पर्सन, तो भेज सकते हो बिल्कुल। तो 432 में क्या बोला कि आप कोर्ट में खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जब भी मैं कोर्ट बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में या इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 27 में, तो कोर्ट का मतलब ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल ही समझना, ठीक है? तो आप खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं या आप किसी और को ऑथराइज कर सकते हैं, जो सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, या एनी अदर पर्सन हो सकता है। नाउ 433 क्या कहता है? 433 कहता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस को लगाया जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा है, जो मैंने ऊपर बातें बताई थी आपको कि आप अपील कर सकते हैं 45 डेज में, फिर आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 45 डेज का, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं 60 डेज में, फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज का। तो ये 45 डेज किस तरह से काउंट किए जाएंगे, इसके लिए हम लिमिटेशन एक्ट का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि लिमिटेशन एक्ट में अगर कहा गया है कि इस पर्टिकुलर डे को आप इस 45 डेज के अंदर कंसिडर मत करो, तो आप उस पर्टिकुलर डे को उन 45 डेज के काउंटिंग करते हुए कंसिडर नहीं करेंगे। तो यही बात 433 ने बोली कि आप लिमिटेशन एक्ट 1963 की बातों को भी ध्यान में रखना। नाउ 434 मैं आपको एक अलग सी वीडियो में करवा दूंगा, आप अभी 433 तक करें। थैंक यू सो मच।